हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर। जैसा कि आप लोग क्लास 10th का फिजिक्स का अभी तक पढ़ लिया है, पार्ट 6 तक चैप्टर 1 का पार्ट 6 तक कंप्लीट हो गया। एक बार चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर के उसकी तैयारी कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से और मेरे फेसबुक से आप लोग जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत सारे पीडीएफ्स और नॉलेजफुल बातें की जाती हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स नोट्स दिए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेने के लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ जाना चाहिए। मेरा तो राय यही रहेगा, बाकी आपकी सोच है। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए बच्चों, एग्ज़ाम में इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कि हमको तो लगता है कि मैक्सिमम जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। सो इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर करना चाहिए, हर एक पॉइंट को काफ़ी ध्यान से देखना चाहिए। सो मैं कहूँगा कि किसी भी वीडियो को आप लोग मिस मत कीजिए। शाम के 7 बजे मेरा वीडियो आता है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट पे हो, सब्जेक्ट बदल बदल के आता रहता है, बट एक वीडियो डेली आता है। सो आप लोग कंटिन्यू लगे रहिए। आधा घंटा का जो टाइम है, 20 से 30 मिनट का मेरा वीडियो होता है। इससे ज़्यादा का वीडियो ना ही कम होता है, ना इससे अधिक होता है, इसी के बीच का रेंज का होता है। 20 से 30 के बीच में होगा, 25 या 30 मिनट के आसपास का वीडियो होता है। बस इतना आप लोग, और पीछे जितना भी वीडियो अपलोड हुआ है ना, उसको रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे हिंदी और संस्कृत तो कंप्लीट करा दिया गया, A to Z कंप्लीट करा दिया गया, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब के साथ में। सो अच्छे से आप लोग उसको जा करके पढ़िए, छोड़िए मत, पढ़ते रहिए, ताकि अगले बार आप टॉपर बने। तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ये दर्पण के बारे में, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आज उन दर्पणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको जानना हमारे लिए जरूरी है। और इसमें सबसे पहले आता है ध्रुव। यहाँ पे देखिए लिखा है कि दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें से। तो पहला होता है ध्रुव। ध्रुव को अंग्रेजी में कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। तो कहेंगे कि दर्पण में, किसमें? दर्पण में मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर टकराती है, समझ जाइए। मान लीजिए कि ये एक, यहाँ पे समझिएगा, हमारे पास एक दर्पण है। थोड़ा सा टाइम देंगे तो काफ़ी अच्छे से इसको समझ पाएंगे। बेचैन होइएगा तो नहीं समझ पाइएगा। थोड़ा सा, अब मोबाइल से बनाते हैं तो टाइम लग जाता है। अब यहाँ पे क्या करना है कि एक दर्पण है, और ये दर्पण है अवतल दर्पण। ठीक है, क्योंकि जो बाहर से कलई किया गया रहता है, कल की क्लास में बताए थे ना, उसको अवतल दर्पण कहते हैं। और कह रहा है कि मुख्य अक्ष, ये बीच वाला जो लाइन जाता है ना, इसी को कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर टकराती है, तो बिंदु कौन सा है? ये बिंदु है, इस पर टकरा रही है। और अर्थात दर्पण के मध्य बिंदु को उस दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। तो जहाँ पर ये जा करके टकराती है ना, थोड़ा सा 1 सेकंड रुक जाइए, इसको इधर करना। यहाँ पे आके टकरा रही है ना, तो इसी पॉइंटवा को, इसी बिंदु को कहते हैं ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव को सूचित किया जाता है P से। किससे? P से। P मतलब होता है पोल। तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि दर्पण का जो बीच वाला बिंदु होता है, जहाँ पर मुख्य अक्ष जाकर टकराती है, उसको कहा जाता है ध्रुव। और ध्रुव को P से सूचित किया जाता है, क्योंकि P फॉर पोल होता है। दूसरा है हमारा वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र को समझेंगे। वक्रता केंद्र में ये होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे C से सूचित किया जाता है। अब दर्पण का केंद्र कहाँ पे होता है, तो चलिए थोड़ा सा इसको हम विस्तार से समझते हैं। जैसे ये हमारा एक गोलीय दर्पण हो गया। ठीक है, तो इसका जो बीच वाला पॉइंट होगा, मान लीजिए यहाँ पे, तो बीच वाला जो पॉइंट होगा वो दर्पण का केंद्र कहलाता है। लेकिन आपको तो पता है
कि दर्पण जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। मतलब कि एक उत्तल दर्पण है एक अंदर से कलई है। मान लीजिए कि ये बाहर से किया है, तो ये बाहर से किया है तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण, और ये अंदर से किया है तो ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। अब ये केंद्र की मैंने बात की तो यहाँ पे आपका केंद्र है। अब दोनों और दर्पण की एकदम लास्ट में होता है और उसको हम लोग से सूर्य के आगे फोकस होता है, फिर यहाँ पे ध्रुव होता है। इसमें भी आएंगे तो यहाँ पे फोकस होगा, यहाँ पे ध्रुव होगा। तो कहने का अर्थ है कि दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है। आगे है वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या क्या है समझिए। दर्पण के ध्रुव जो समझ ही गए हैं कि जहाँ पर मुख्य अक्ष जाकर टकराती है उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इसे R से सूचित किया जाता है। यानी कि ये हमारा दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है और यहाँ पे मान लीजिए हमारा वक्रता केंद्र है। तो कह रहा है कि वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी के इसी डिस्टेंस को कहते हैं वक्रता त्रिज्या और इसको R से सूचित करते हैं, क्योंकि R फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिंपल भाषा में यही याद करना है कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और वक्रता त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं। ये सारे टॉपिक को याद कर रखना है, क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे इस चैप्टर के, न्यूमेरिकल्स कहीं आप लोगों को पता होगा अंकित प्रश्न मैथ का सवाल जैसे होता है और मैथ का इसमें लगभग 4 गो फार्मूला प्रूफ करना है, तो उसमें ही सब की आवश्यकता पड़ेगी कि ध्रुव को किससे सूचित करते हैं, वक्रता केंद्र को किससे सूचित करते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, किसे सूचित करते हैं, इन सब की आवश्यकता पड़ने वाली है। सो इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। और इसका चौथा और अंतिम टॉपिक है, मतलब आज का नहीं, इसका फोकस दूरी, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में फोकस डिस्टेंस। दर्पण के ध्रुव यानी कि P, दर्पण का ध्रुव सीधे आए तो मन में बैठा लीजिए P, और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। इसे F से सूचित किया जाता है। यानी कि हमारे पास मान लीजिए ये एक दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, फोकस F। तो फोकस से लेकर के ध्रुव की जो बीच की दूरी होती है ना, इसी को कहा जाता है फोकस दूरी और इसको हम लोग सूचित करते हैं F से। किससे सूचित करते हैं? F से सूचित करते हैं। तो बस यही सिंपल भाषा में आप लोग एक बार फिर से समझा देते हैं। जहाँ पर मुख्य अक्ष जाकर के ये मिलती है उसको कहते हैं ध्रुव यानी P, बीच यानी कि दर्पण के एकदम मध्य बिंदु कहते हैं केंद्र, और दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में जो होता है वो फोकस होता है, और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। वक्रता केंद्र C और ध्रुव के बीच की दूरी कहते हैं, इसकी डिस्टेंस को वक्रता त्रिज्या, और इसको R से सूचित करते हैं। तो यही बात अभी तक हम लोगों ने पढ़ी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका आपका ये PDF मिल जाए PDF के रूप में, या इससे भी लिख सकते हैं, तो टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे ये सब आपको मिल जाएगा। चलिए अब अगला आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज के क्लास में फिर हम एक और चीज़ जानेंगे कि जो दो दर्पण हैं, एक अवतल दर्पण है और एक उत्तल दर्पण है, तो इनमें प्रतिबिंब जो बनते हैं, इनमें जो पिक्चर बनता है वो किस टाइप से बनता है, किस प्रकार का बनता है। जैसे कि कल के क्लास में हमने चर्चा किया था कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा वस्तु के बराबर, उससे बड़ा भी बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है
वो हमेशा वस्तु से छोटा ही बनता है। तो कितनी परिस्थितियों में कब कब क्या क्या पिक्चर बनते हैं, इन सारे चीज़ों का एक्सप्लेनेशन आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं, वो भी अवतल दर्पण का। कल के क्लास में हम उत्तल दर्पण का करेंगे और फिर से कल के क्लास में पढ़ेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का प्रयोग, उसका क्या क्या उपयोग है हमारे जीवन में। तो चलिए इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कितने प्रकार से बनते हैं, सचित्र वर्णन करें। सचित्र वर्णन करने का अर्थ हुआ कि इसका आपको फोटो भी बनाना है, पिक्चर बना बना के इसको दिखाना है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब मुख्यतः 6 प्रकार के बनते हैं। कितने प्रकार के बनते हैं? 6 प्रकार के बनते हैं। चलिए एक एक का एक्सप्लेनेशन हम लोग करते हैं। सबसे पहले है जब वस्तु अनंत पर हो। वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो। अच्छा, अनंत का अर्थ आप लोग समझते हैं? अनंत का अर्थ होता है जहाँ जिसका कोई अंत नहीं है, मतलब कि ऐसा जगह वस्तु खड़ा है कि आपको क्लियर पता नहीं चल पा रहा है कि वो क्या है। जैसे कि आप ज़मीन पर बैठे हैं और आसमान में कोई चिड़िया उड़ रही है, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि वो कौन सी चिड़िया है। हवाई जहाज़ जाता है तो लगता है कि कितना छोटा है, ऊपर जब हम लोग देखते हैं, लेकिन उतना छोटा होता नहीं है। जब वो पास में आता है तो हम लोग घरों से बड़का होता है। तो कहने का अर्थ है कि अनंत का अर्थ हुआ कि बहुत दूर, जो मतलब दिखाई दे रहा है बट समझ में नहीं आ रही क्या है, तो उसको कहते हैं अनंत। तो जब वस्तु अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब दर्पण के आगे फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब जब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के आगे कहाँ पर बनता है? फोकस पर बनता है, जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से बहुत ही छोटा होता है। चलिए इसको पिक्चर के माध्यम से थोड़ा समझते हैं। जैसे कि कह रहा है कि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब दर्पण के आगे फोकस पर बनता है, यानी एफ पर बनता है। यहाँ पे मैंने एक दर्पण लिया, आप लोग भी ऐसे बनाइएगा अवतल दर्पण। ध्यान से देखिएगा पिक्चर को, जिस तरह हम बना रहे हैं उसी तरह बनाइएगा आप लोग भी। और फिर एक हमने ये मुख्य अक्ष लिया और यहाँ पे ध्रुव P हो गया, यहाँ पे F हो गया और यहाँ पे आपका C हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। और कह रहा है कि वस्तु अनंत पर है, यानी कि अनंत कर दे, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, तो ऐसे प्रकाश की किरण आएगी, इससे टकराएगी। ठीक है, टकराने के बाद कहाँ से गुजरती है? F से। फिर ऐसे प्रकाश की किरण आएगी, यहाँ टकराएगी, टकराने के बाद कहाँ जुड़ेगी? F से। फिर और भी किरण दिखा सकते हैं, बस ज़्यादा नहीं दिखाना है। यहाँ टकराए, सॉरी, इसको टच कराना है, फिर इसको आगे लेके यहाँ पे मिलाना है। फिर ऐसे प्रकाश की किरण आ रही है, टकरा रही है, टकराने के बाद मतलब ये सब का सब कहाँ जाके मिलेगी? फोकस पर मिलेगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। और जो वास्तविक होगा, क्या होगा? वास्तविक। मैंने कल की क्लास में बताया था कि अगर कोई भी प्रतिबिंब वास्तविक है तो वो उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा। अगर काल्पनिक होगा तो सीधा होगा। और ये वस्तु से बहुत ही छोटा होता है। ये जो प्रतिबिंब बनता है ना, देख रहे हैं, ये प्रतिबिंब जो बन रहा है वस्तु से बहुत ही छोटा है। पता नहीं, जैसे कि बहुत दूर कोई आदमी खड़ा है लेकिन आपके आँख पर उसका पिक्चर कैसा बनता है? एकदम हिती चुकी बनता है, लगता है कोई चिड़ई है। समझ रहे हैं ना? तो वस्तु जितना दूर होगा ना, प्रतिबिंब उसका उतना ही छोटा बनता है, और वस्तु जितना नज़दीक होगा उतना ही उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो ये पिक्चर आप लोग बना लीजिएगा पेंसिल से। देखिए, पेंसिल से पिक्चर बनाइएगा आप लोग अपने नोट्स में, और अच्छे से पूरा मतलब औजार बक्स का यूज़ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा समझते हैं। 2 नंबर है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। वस्तु कहाँ पर हो? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। तो अनंत मतलब पता नहीं है, और वक्रता केंद्र मतलब C होता है। C के पीछे, यानी वक्रता केंद्र के ठीक पीछे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, एक वस्तु है, ठीक है, और ये किसके पीछे है? C के पीछे है। यानी C के पीछे वाला जो जगह होता है ना, जितना जगह होता में आता है। तो कहेंगे कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है तो प्रतिबिंब दर्पण के आगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। समझिएगा बात को। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र यानी C और फोकस यानी F के बीच बनेगा। यहाँ पे पिक्चर में आप लोग देख लीजिए, ये प्रकाश की एक किरण यहाँ से गई, यहाँ से टकराने के बाद F से, हमेशा F से गुजरती है, फिर एगो C से चला है, S से जा रहा है,
और यहाँ पे काट रहे एक दूसरे को, यहीं पे प्रतिबिंब बन गया है। ये ए बी जो है ये वस्तु है और ए बी डैश प्रतिबिंब है। तो वस्तु देख लीजिए बड़ा है और प्रतिबिंब थोड़ा सा छोटे ना है। तो ये प्रतिबिंब बन गया कहाँ पे, सी और एफ के बीच में, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो आपको याद रखना है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, जो वस्तु से छोटा होता है। वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है और वास्तविक होता है। क्या होता है, वास्तविक। और वास्तविक होता है तो उसका क्या होगा, उल्टा होगा। तो बस यही याद रखना है कि जब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो तो वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, जो वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा होता है। तो ये आप लोग दिमाग में रखेंगे, ये पिक्चर आप लोग बना सकते हैं। तीसरा है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। वस्तु कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र पर। धीरे धीरे वस्तु जो है वो आगे की तरफ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेगी वैसे वैसे इसका फोटो जो है वो बड़ा होता चला जाएगा। तो कहेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब दर्पण के आगे वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कहाँ पर बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यानी कि अगर वस्तु ये वक्रता केंद्र पर है, ये वस्तु है, तो इसका नीचे देखिए प्रतिबिंब भी बन रहा है वक्रता केंद्र पे। समझ रहे हैं ना। तो वस्तु जब वक्रता केंद्र पे होगा तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वो प्रतिबिंब जो होगा एकदम वस्तु के बराबर होगा। वस्तु के क्या होगा, बराबर होगा, वास्तविक होगा और क्या होगा, उल्टा होगा। देखिए वास्तविक कब बनता है, जब दर्पण के आगे बनेगा तो वास्तविक होगा, दर्पण के पीछे बनेगा तो वो काल्पनिक होता है। तो जो आगे बन रहा है अवास्तविक होगा तो उल्टा, काल्पनिक होगा तो सीधा। और जैसे जैसे वस्तु, अब क्या है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि पहले वस्तु जो थी अनंत में थी, ऐसे आ रही थी, पता नहीं था कहाँ से आ रही थी। उसके बाद ये सी के पास चली गई, यहाँ पे खड़ा हो गई, अब सी पर चली गई, अब इससे आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ते जाएगी। तो जैसे जैसे वस्तु आगे बढ़ेगी ना, उसका प्रतिबिंब जो है वो भी क्या होता जाएगा, वो बड़ा बनते जाएगा, उससे बड़ा बनते जाएगा। चौथा है कि जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। अब वस्तु चली गई है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, तो कहेंगे कि जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब दर्पण के आगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, जो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। देखिए उल्टा हो गया ना, पहले क्या था समझिएगा, पहले वस्तु था वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, तो प्रतिबिंब बनता था फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। अब वस्तु है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत और वक्रता केंद्र के पीछे, यानी कि वस्तु चली गई पीछे। ठीक है, पिक्चर में जब इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक दर्पण है, हमारे पास ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है, ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, वस्तु जो है यहाँ पे है, बीच में है। प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, टकराएगी, टकराने के बाद एफ से गुजरेगी। ठीक है, एक जो है एक हमारा प्रकाश की किरण चलेगी सी से, ऐसे जाएगी और यहाँ पे टकराएगी, टकराने के बाद पुनः वो उसी दिशा में क्या हो जाती है, लौट जाती है, और लौटने के बाद सी से गुजरेगी और लौटने के बाद से कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को क्या करेगी, काटेगी। तो जहाँ पे काटेगी वहीं पे इसका क्या बन जाएगा, यहाँ से ऐसे इसका प्रतिबिंब बना देंगे। तो ये है वस्तु और ये इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब। तो देख लीजिए वस्तु से बड़ा क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो ये आपका नामकरण कर सकते हैं, ABCD जो मन करे वहाँ लिख सकते हैं। इसको ऐसे आप लोग बना देंगे, क्योंकि अवतल दर्पण है ना, तो इसको कलई कर दीजिएगा ऐसे। तो कहने का अर्थ ये पिक्चर आप दिमाग में बैठा लीजिए, आप बुक से भी इसको बना सकते हैं, बट समझ में आ गया होगा कि प्रतिबिंब जब वक्रता केंद्र यानी कि सी और एफ के बीच होगा तो प्रतिबिंब सी और अनंत, पीछे क्या होता है, अनंत होता है, अनंत के बीच बनता है, वस्तु से बड़ा होगा और वास्तविक है, उल्टा होगा। पांचवा इसका कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, वस्तु कहाँ पर स्थित हो, फोकस पर जब स्थित होगा
तो इसके लिए क्या होगा कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब दर्पण के आगे अनंत पर बनता है। देखिए शुरू में 1 नंबर में हमने क्या पढ़ा था कि वस्तु अनंत पर था तो प्रतिबिंब फोकस पर बना। अब वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, उल्टा होते जाता है, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। इसका पिक्चर हमें बनाना है तो देखिए ये दर्पण बना देंगे, एक अवतल दर्पण, ठीक है, मुख्य अक्ष, उसके बाद से आपका ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र। अब वस्तु जो है इस पर है, फोकस पर है, ऐसे जाएगी, टकराएगी, एक यहाँ से चलेगी और उसी दिशा में जाएगी और ये कभी एक दूसरे से नहीं मिलेगी, चाहे कितना भी खींच दीजिए ये एकदम सीधे समांतर होके जाती है, अनंत पे चली जाएगी, ये कभी मिलेगी ही नहीं। समझ रहे हैं ना? तो ये आपका हो जाएगा कि जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और वास्तविक उल्टा होता है। और इसका लास्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो, एकदम मतलब जाके शीशा के लेके सट जाए के बाद, तो जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे वही प्रतिबिंब बनता है जो काल्पनिक होता है। इसीलिए मैंने कल के क्लास में बताया था कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। जो काल्पनिक सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। अब इसका प्रतिबिंब चलिए हम बना के दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिएगा, अच्छे से बनाते हैं इसका पिक्चर। देखिए पिक्चर बनाएंगे तो थोड़ा टाइम लग जाता है, आप लोग वेट भी तो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए फटाफट किसी तरह खींच दिए। अब इस तरह बनाएंगे तो थोड़ा सा तो वक्त लगेगा ना। तो ये आपका अब ये मुख्य अक्ष, ठीक है, और यहाँ पे आपका लिख देंगे ध्रुव P, यहाँ पे मान लीजिए आपका F, यहाँ पे C, ठीक है। और अब की बार जो वस्तु है वो ध्रुव और फोकस के बीच है, यहाँ पे है, ठीक है। प्रतिबिंब प्रकाश की किरण चलेगी और टकराएगी और चलेगी, फोकस से गुजरेगी, कहाँ से? और फिर एक किरण C से चलती है, जाएगी, फिर इसी दिशा में ये क्या होती है? लौट जाती है। और पीछे की तरफ इस लाइनिंग को थोड़ा और बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ इसको डॉट डॉट से, किससे? डॉट डॉट से, ऐसे ये जाएगा, ऐसे ये जाएगा, कहीं ना कहीं जा कर के ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। तो जहाँ पे मिलेंगे वहीं इसका क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। और डॉट डॉट से इसको करना है तो इसमें डॉट डॉट होना चाहिए, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब को डॉट डॉट से ही दिखाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे वस्तु कितनी छोटी है, छोटी कितनी है, और इसका प्रतिबिंब देख लीजिए कितना बड़ा बन रहा है, लेकिन दर्पण के पीछे बनता है। तो कहेंगे कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो वस्तु से बहुत बड़ा होता है, काल्पनिक होता है, सीधा होता है। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि प्रतिबिंब अवतल दर्पण में 6 प्रकार से बनते हैं। और कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के बारे में, फिर उनका उपयोग के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना अगर लगता है कि इसमें यूज़फुल वीडियो आपको मिल रहा है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। और फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।